अरे भाई लोगों, बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे और सुन पा रहे आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले तो भाई स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इंडिया देश के ओडिशा स्टेट की तरफ से ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ओपीएससी, जो कि इंडिया देश के ओडिशा स्टेट के अंदर जो पब्लिक को दिए जा रहे सर्विस है उससे जुड़े हुए रिक्रूटमेंट्स करती है। जन मतलब कि वो इंडिया देश के जो आपका ओडिशा स्टेट है, इस स्टेट में जो पब्लिक को देने हैं सर्विस, उससे जुड़े हुए जो भी पोस्ट रहेंगे, जो भी लोगों की जॉब्स होंगी, उसके रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट पीएससी में रिक्रूटमेंट कर रहा है, उसके लिए आपको बता दूं, आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी निकल के आया है यहाँ पे, जिसके अंदर संख्या जो है ना दोस्तों, आप लोगों का रहेगा 385। जी बिल्कुल, आप सही सुन पा रहे हो, ये इतना ही वैकेंसी रहेंगे। 385 लोग इसमें रिक्रूट होंगे। ये इंडिया देश के उड़ीसा स्टेट में डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट होगा इनका। आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन कवर हो रहा है, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो रहा है, जिसके अंदर ये डिस्कस होगा कि भाई एलिजिबिलिटी क्या ले रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या ले रहे हैं लोगों से, क्या सैलरी देंगे, क्या काम कराएंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पोस्ट पर यहाँ पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, और क्या क्या अगर कोई कैंडिडेट बिहार का हो और वो कहे कि मुझे वैकेंसी लेनी है, और कोई कैंडिडेट ये कह दे कि मैं जो है, कोई कैंडिडेट मान के चलो ऐसा कहता है कि मैं जो है भाई तमिलनाडु राज्य का नागरिक हूँ, या तमिलनाडु राज्य का हूँ, निवासी हूँ, और इंडिया देश का नागरिक हूँ, यानी कि इंडिया कंट्री का सिटीजन हूँ, प्लस तमिलनाडु में रहता हूँ, मैं वहाँ का निवासी हूँ, मैं वहाँ का डोमिसाइल हूँ या निवासी हूँ, तो क्या मैं इस वैकेंसी पर फॉर्म भर सकता हूँ? ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करूंगा। सिर्फ तमिलनाडु का ही नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया में कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को ले सकता है, या फिर सिर्फ ओडिशा राज्य के लोग लेंगे, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो सभी लोग वीडियो ध्यान से देखें। एक रिक्रूटमेंट रहेगा, 385 लोग रिक्रूट होंगे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट होगा। तो सारी जानकारी आप यहाँ इस वैकेंसी के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। सारा कुछ बताया जाएगा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सब कुछ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इन वैकेंसी पर, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। तो इंडिया देश के जितने भी लोग इस वीडियो में सुन रहे हैं, इंडिया में कहीं से भी सुन पा रहे होंगे, किसी भी यूटी में रहते हैं वो, इंडिया देश में किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आप लोग सारी जानकारी ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आप देखें, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ओपीएससी का, ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, प्लस इसके अलावा नोटिफिकेशन भी दे दिया है। एप्लीकेशन अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, हम आ चुके हैं ओपीएससी वेबसाइट पर। ओपीएससी वेबसाइट पर आप व्हाट्स न्यू के अंदर एक सेक्शन में देखोगे 19 तारीख, 19 तारीख मतलब कल के डेट में नोटिफिकेशन आ गया। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टेज 1 में इन डिफरेंट डिसिप्लिन। डिफरेंट डिसिप्लिन मतलब ये हो जाता है हम अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स को, या अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करेंगे। जो हमारा ग्रुप ए में पोस्ट आता है, मतलब एक बड़ा पोस्ट आता है, ठीक है, ग्रुप ए के पोस्ट है ये। और मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है ये, ग्रुप ए है ये पोस्ट। ओडिशा में जो है एजुकेशन सर्विस में जाएगा ये, डायरेक्ट कॉलेज ब्रांच में जाएगा ये। कॉलेज ब्रांच मतलब जो स्टेट में कॉलेज है उसके अंदर ये वैकेंसी जाएगी ग्रुप ए के पोस्ट में। तो सभी लोग ध्यान से सुन लें इस नोटिफिकेशन को। आप व्यू पीडीएफ जैसे ही करोगे आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने जो आप लोगों को फाइल का लिंक दिया है वो आपका हो सकता है ना खुले, क्योंकि वो लिंक डाउनलोडेड है, वो फाइल डाउनलोडेड है, एक ऑनलाइन लिंक नहीं है। ऑनलाइन लिंक जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही खुल जाते हैं। तो आपको यही कहना चाहूँगा, तो व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर वेबसाइट पे, तो आपके पास भी ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। वैसे मैंने आपको फिर भी फाइल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं सारा पूरा, जो भी आपका इसके अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ बात कह रहे हैं वो हम सारी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखो, ये हमारा जो फाइल है ये इधर आ जाएगा, और आप देखिए ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ओपीएससी है, एडवर्टाइजमेंट 27 है, मतलब कि 2023 साल में इनके 26 नोटिफिकेशन पहले भी आ चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सारे वैकेंसी के रहे हों, कुछ इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ किसी और बातों के लिए नोटिस निकाले गए हों। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपको बता दूं, ओडिशा स्टेट में एक आया है जो कि कह रहे हैं कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1 रिक्रूट करना है, जो कि हम रिक्रूट करेंगे ग्रुप ए के पोस्ट होंगे ये, ओडिशा एजुकेशन सर्विस कॉलेज ब्रांच में, जो कि ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मतलब वो कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं और वो गवर्नमेंट डिग्रियां कराते हैं, मतलब कि वो लोग जो है आप लोगों को डिग्री के कोर्सेज करा रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं पूरे स्टेट में। उसके अंदर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये बड़ी एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, उसके अंदर आते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थ्रू परफॉर्मा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है लोगों को, इस बात का ध्यान रखेंगे। लिंक कब से कब तक भरा जाएगा, इस कौन से लिंक रहेगा, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, तो ओपीएससी वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हो। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर फॉर्म भर देना। 12 मार्च से फॉर्म चालू होगा, 16 अप्रैल में फॉर्म क्लोज होगा। ऑनलाइन में फॉर्म इसमें जाएगा, सभी लोग ऑनलाइन में डालेंगे फॉर्म। 385 लोग रिक्रूट होंगे इसमें। और इसमें आप देखिए
हाँ, लेवल 10 का सैलरी देंगे आप लोगों को, मतलब अच्छा सैलरी है, लेवल 10 का सैलरी है स्टेट ओडिशा में। अगर आप लोग इंडिया देश में कहीं से भी हो तो आपको आगे बताऊंगा कि आप अन्य स्टेट वाले, मतलब आउटसाइडर वाले अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। ओडिशा स्टेट वाले तो फॉर्म भरेंगे, कन्फर्म्ड है, लेकिन बाहर वालों का भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप ये समझो, लेवल 10 का सैलरी देंगे आप लोगों को, प्लस महंगाई भत्ता देंगे, अदर अलाउंस देंगे। मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट में अंदर अंदर सर्विस में कोई भी काम करता है तो उसको जो भी फायदे मिलते हैं वो सब मिल जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सैलरी भी देंगे हम, फायदे भी देंगे अलग से। तो कुल मिला के पोस्ट आपका बढ़िया है। 12 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। वैकेंसीज पोजीशन में आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपकी पोजीशन होगी, कौन कौन सी पोस्ट होंगी। सबसे पहले आप इतना याद रखिए, आप राज्य सरकार के अंदर काम करोगे। आपको ये बता दूं, जो भी आपकी ओडिशा स्टेट में गवर्नमेंट है उसके अंदर आप लोगों को काम करना है, उनके आप उनके विभाग में काम कर रहे हो। और एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कैंडिडेट को पढ़ाना होगा। जो यहाँ पर रिक्रूट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर पर, कैंडिडेट को इतना ध्यान रखना है कि भाई 18 लोग रिक्रूट होंगे, जिसमें से 6 महिलाएं वैकेंसियाँ लेंगी, बाकी के बाकी सारे लोग फीमेल, बाकी के मेल जितने भी हैं वो लोग वैकेंसियों को ले सकते हैं, ट्रांसजेंडर लोग भी ले सकते हैं। अनुसूचित जनजाति की 4 वैकेंसी हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जिसके अंदर एक महिला है। एससी में 3 है जिसमें एक महिला है, एसईबीसी में 2 है जिसमें एक महिला है, यूआर में 9 है जिसमें 3 महिला है। इस तरीके से रहेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल वैकेंसी जो है ना 385, इसमें से 15 वैकेंसी आप लोगों के लिए डिसेबल्ड वालों को दे दी है, क्योंकि वो 15 वैकेंसी आप लोगों का 4% निकालता है 385 में। ठीक है, अंडर कैटेगरी 1 इन्होंने बताया है। आपको पता होना चाहिए भाई, डिसेबिलिटी तरह तरह के लोगों को होती है, तो उसके लिए आप लोग एक बार चेक करोगे। और 1% वैकेंसी जो है टोटल स्पोर्टमैन के लिए रहेगी। अगर मैं इसका 1% निकालूँ तो कहीं ना कहीं 3 वैकेंसियाँ जो हैं, 3 से 4 लोग सिर्फ जो है खिलाड़ी लोग इधर जाएंगे स्पोर्ट पर्सन में। अब अभी देखिए, आगे बढ़ूंगा मैं इसके अंदर। जैसे कि केमिस्ट्री, आपको अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आप याद रखेंगे आपकी वैकेंसी 12 है टोटल 12 है, 12 में से 4 महिलाओं में है, और बाकी आप लोग यहाँ से कैटेगरी वाइज समझ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियाँ समझ लोगे। कंप्यूटर कॉमर्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, यानी कि अगर आप लोग जैसे कि वहाँ पर कॉलेज में कराया जा रहा होगा, एमकॉम कराया जा रहा होगा या फिर बीकॉम कराया जा रहा होगा, तो उसके लिए कॉमर्स टीचर रिक्रूट हो जाएगा, जो 20 लोग जाएंगे। सेम कंप्यूटर साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, एजुकेशन, इंग्लिश और ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिंदी, और ये बहुत सारी लिस्ट इसमें दे दी है। आप लोग ये देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इनको एजुकेशन में डालनी है, इंग्लिश में डालनी है और जियोग्राफी में डालनी है। तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ से समझ सकते हो सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटिकल साइंस के 35 लोग रिक्रूट होंगे। तो टोटल इस तरीके से 385 लोग रिक्रूट होंगे, जिसमें से अपने जनरल वाले जितने भी भाई बहन होंगे, जनरल वाले मैं आपको बता दूं, यूआर वाले मतलब वो लोग जो कि अनरिजर्व्ड है, मतलब रिजर्वेशन में नहीं आते, तो उनकी वैकेंसी 191 है टोटल में से। आप देख रहे हो, तो आपके चांस तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। आपको बता दूं, कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ, सिलेक्ट कैसे होगा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट, यहाँ पर जो भी लोग सिलेक्ट होंगे वो इस पोस्ट पर जाएंगे। ये तो आपको समझ आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे जाओगे आप लोग। अभी अब ये लोग, कुछ लोग बोलेंगे भाई हम लोग डिसेबिलिटी में आते हैं, तो हमें बताओ कि हम क्या किस चीज़ पे एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप आर्ट्स के प्रोफेसर का वैकेंसी लेने जाते हो, तो आप लोगों का ये सिंपल बोल रहे हैं कि आप लोगों का अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फिजिकली आप लोगों को एस और एच और एस टी यानी कि सिटिंग हो गया, ठीक है, स्टैंडिंग हो गया, ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये है कि मान के चलते हैं आप लोग ब्लाइंड हो, आप लोगों को कम दिख रहा है, या आप लोगों का वन आर्म अफेक्टेड है, वन लेग अफेक्टेड है, बोथ लेग दोनों ही पैर अफेक्टेड है। अफेक्टेड में देखिए भाई, BL मतलब क्या हो जाता है ना, बोथ लेग अफेक्टेड। अफेक्टेड में भाई कैंडिडेट के दोनों ही पैर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कैंडिडेट के दोनों पैर कुछ उसमें जो है खराबियां हो, या कुछ जो है उसको डिसेबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बी लेग मतलब दोनों ही पैर में होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के लोग आ जाते हैं इस डिसेबिलिटी में। तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स वाली वैकेंसी लोगे ना, तो आपकी डिसेबिलिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, और डिसेबिलिटी के साथ आप लोगों का फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर ये सारी फुलफिल करोगे तभी आप वैकेंसी लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। डिसेबिलिटी वालों के लिए बता रहा हूँ। अब एक चीज़ और है इसमें, लोगों की डिसेबिलिटी जो होती है वो परमानेंटली डिसेबिलिटी होनी चाहिए। मान के चलो हम किसी भी परसेंट को लगाते हैं, हम किसी भी चीज़ को निकालते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि भाई 100% है। हम कोई भी कहते हैं किसी चांस किसी चीज़ का होने को भी हम कह रहे हैं कि भाई 100% है कि ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, हमने ऐसा कह दिया। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो आपकी डिसेबिलिटी मान लो 100 में से अगर 40% चांस ऐसे है कि आपकी जो डिसेबिलिटी ऐसी है कि जो परमानेंट है। ठीक है, तो ऐसी डिसेबिलिटी वालों को ये वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, हाँ, उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उन्हीं को भाई देखिए, आपकी डिसेबिलिटी जो है ना वो परसेंटेज वाइज होती है। ठीक है, तो कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे हैं डिसेबिलिटी से, अगर उनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी तो वो उनको रिजर्वेशन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर उससे कम होगी तो आपको तभी मिलेगा कि अगर उनको 40% डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा, तब हो सकता है वो आप लोगों को ले लें।
ठीक है। एक्सचेंज आपको बता दूं, आप लोग अगर एससी हो तो एसटी नहीं कर सकते, एसटी हो तो एससी नहीं कर सकते। मतलब एससी एसटी में जो है आप लोग इस तरीके से इंटरचेंज नहीं करोगे। आप लोगों को इतना याद रखना है, एससी का रिजर्वेशन एससी ही लेगा और एसटी में भी एसटी ही लेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने एक चीज़ ये भी कही है, जितनी भी सूटेबल महिलाओं की हमने वैकेंसी दी है और वो मान के चले वो वैकेंसी महिलाओं के लिए नहीं मिली तो हम मेल से भर देंगे। मतलब कह रहे हैं कि हमने किसी महिला को कहा कि भाई आपकी वैकेंसी टोटल 12 में से 4 है, आपकी 20 में से 3 वैकेंसियाँ हैं इसी सब्जेक्ट पे, और आप अगर नहीं आ रहे हो या आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन आप नहीं मिलते हो इन वैकेंसियों पे, तो हम मेल से भर देंगे। तो ये इन्होंने साफ साफ कर दिया है। मतलब महिलाएं अगर नहीं भी मिली तो रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं रुक रहा, वो दूसरे मेल पर डाल के वो भर देगा, मेल वाले कैंडिडेट पे वैकेंसियाँ डालकर वो भर देगा। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट टू चेंज बाय गवर्नमेंट विदाउट नोटिस। वैकेंसियों में मान के चलते हैं 385 का 400 हो गया, 410 हो गया, 417 हो गया, 497 हो गया, मान लो 302 हो गया, 311 हो गया, 213 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर निकल के आया वैकेंसी का कि जो अभी दिया है उससे कम ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें रिक्रूटमेंट में चेंजेस करना है तो वो कर लेंगे। उनको लगता है कि भाई हमें तो इसको कैंसिल करना है, वो भी कर सकते हैं। एज में आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप 21 प्लस और 45 से कम हो तो आप फॉर्म भरोगे, 45 से कम वाले और 21 से ऊपर वाले फॉर्म भरेंगे। एक बात को और याद रखना है कि जो लोग भी 2024 के अप्रैल की 16 तारीख में 21 प्लस कर रहे हैं और 45 बिलो है वही फॉर्म भरेंगे। इस बात का भी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इन्होंने एज दे दी है दोस्तों। अगर आपकी इस ईयर से लेके इस ईयर के बीच का कहीं ना कहीं बर्थ है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप ओडिशा स्टेट के SC ST हो तो 5 साल अपने अपनी हायर एज में यानी 45 में जोड़ लो। अगर आप ओडिशा स्टेट के ही मान के चलते हैं, आप लोग अगर ओडिशा स्टेट के ही डिसेबल्ड हो तो आप लोग 10 साल जोड़ सकते हो अपने, ठीक है। इस बात से इस तरीके से आप लोगों को जोड़ना है, क्योंकि रिजर्वेशन भाई स्टेट गवर्नमेंट बाहर वाले लोगों को तो रिजर्वेशन देगी नहीं, स्टेट के लोगों को ही देगी मोस्टली, तो वही यहाँ पर क्राइटेरिया चलने वाला है। तो ये सब रहेगा। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे भाई हम डिसेबल्ड भी हैं प्लस हम SC ST कैटेगरीज में आते हैं, तो भाई आप लोगों के तो यहाँ पर 15 साल जो है हो जाएंगे, उनको उनको 15 साल यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा अप्लाई अपनी जो है वैकेंसी लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आपको एक चीज़ और बता दूं, आपका जो 10th का मार्कशीट जो भी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है वही उसको मान लेंगे, चाहे वो गलत भी होगा ना तो उसको करेक्शन करा लेना। अलग से वीडियो दे दूंगा आपको, अलग से बता दूंगा कि भाई 10th के मार्कशीट पे करेक्शन कैसे होता है, ठीक। करेक्शन होता है, हो जाता है, उसके लिए भी कुछ अलग से प्रोसेस होता है ऑनलाइन में। अगर कोई गलती है, लेकिन वो करेक्शन कराने के लिए भी आपको अलग से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, वो करेक्शन हो जाता है, उसके लिए अलग वीडियो कभी आपको मिल जाएगी। अभी इतना समझिए कि आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट पे जो लिखा है उसको मान लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ, कैंडिडेट की मास्टर डिग्री पास आउट होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। मतलब 55% से ज़्यादा अगर वो मार्क्स लाया है अपने मास्टर्स की डिग्री के अंदर उस सब्जेक्ट में जिसकी वैकेंसी वो ले रहा है, सपोज वो आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस के AP की असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर का वैकेंसी लेने जा रहा है और उसके अंदर भी वो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको इतना याद रखना है कि उसकी डिग्री जो है उस सब्जेक्ट के अंदर तो हो ही, मतलब उस डिग्री के अंदर उसने उस सब्जेक्ट को जरूर कहीं ना कहीं किसी भी सेमेस्टर में पढ़ लिया हो तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। हाँ, और डिग्री आपकी कहीं की भी ले ली जाएगी। देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का भी ये डिग्री ले लेंगे। मैंने आपको कहा ना, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कैंडिडेट की डिग्री अगर बाहर की भी है, इंडिया के बाहर कहीं गया था वो कैंडिडेट और वो वहाँ से डिग्री करके आ गया तो वो भी फॉर्म भर सकता है, उसको भी वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये सब रहेगा। और अगर मान के चलो आप लोग की राज्य में रिजर्वेशन में आते हो, ओडिशा स्टेट में SC ST हो या डिसेबल्ड में आ रहे हो, इन सब में अगर आप आते हो तो मैं आपको साफ साफ यही कहूँगा कि आपका जो है 50% मार्क्स के साथ भी अगर ये डिग्री पास आउट है तो आपको फ़ायदे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, 50 आपके लिए 5% इन्होंने रिलैक्सेशन कर दिया आपके मार्क्स में। आगे बढ़ता हूँ, आपका जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक, और जो उसका मतलब ये होता है कि भाई NET नाम का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें मीन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी लेना होता है ना कहीं जाकर किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर के लिए, तो आपको NET एक एग्ज़ाम होता है इंडिया देश में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन भी लोगों ने इसको पास आउट किया होगा वही फॉर्म भरेंगे, या फिर उन लोगों ने मान के चले मस्ट हैव एक्वायर्ड अ PhD डिग्री। अगर उन्होंने NET नहीं दिया है तो PhD डिग्री उस सब्जेक्ट में पास कर लिया हो। सपोज आप लोग जो है यहाँ पर जो है वैकेंसी लेने जा रहे हो वो किसी साइंस स्ट्रीम वाले का या फिर कॉमर्स या आर्ट्स वाले के सब्जेक्ट के तौर पर वैकेंसी लेने जाते हो, तो आपका डिग्री PhD जो होगा वो उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। PhD आपको पता ही है क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इसको बोलते हैं पूरा PhD को। उसके अंदर कि भाई मतलब कैंडिडेट ने उस फील्ड में PhD कर रखी होगी तो वो उस वैकेंसी को ले सकता है, अगर उसने NET नहीं दिया है। NET मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
ठीक है। किसी भी, अब इसमें इतना याद रखना है कि भाई आप लोगों ने इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर से भी करा हुआ होगा इस चीज़ को, तो भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बात को काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एग्जामिनेशन फीस किसी से नहीं ली जाएगी भाई, सभी लोग फ्री में फॉर्म भरो इसको जाकर। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में बताया था, सिलेक्शन होगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द रैंक ऑफ असिस्टेंट स्टेज 1। ठीक है, जज बाय परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। और ठीक है भाई, कोई एग्जाम नहीं करा रहे हैं इसमें आप लोगों का, आपको बता दूं यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू कराएंगे, सिलेक्शन डायरेक्ट होगा आप लोगों का, रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। कमीशन डिसाइड करेगा कि उनको करना क्या है, लिस्ट जो बनानी है वो करेंगे भाई। परफॉर्मेंस इंटरव्यू का मतलब कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लेंगे, उसको बुलाएंगे, कहेंगे भाई इंटरव्यू दो। इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो उसको वैकेंसी मिल जाएगी, खराब होगा तो कहीं ना कहीं वो वैकेंसी नहीं ले पाएगा। ठीक है, और यूजीसी के रेगुलेशन फॉलो करेंगे यहाँ पे आपके एकेडमिक स्कोर के लिए। फॉर कॉलेज एज पर यूजीसी, यूजीसी मतलब कि जो इंडिया देश में यूनियन ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा जो रूल चल रहे हैं वही यहाँ पर चलने वाले हैं। बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर ऑनलाइन फॉर्म। फॉर्म में सारी जानकारी सही देनी है, कुछ भी गलत नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा आपके द्वारा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोग जाएंगे। देखिए इनकी वैकेंसी है 385। ठीक है, तो ये लोग 6 टाइम लोगों को, लगभग आप जितने मर्जी लोग सारे चले जाओ अपनी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर इंटरव्यू देने। इंटरव्यू के आगे ये लोग कितनों को भेजेंगे, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई या फिर पहले इंटरव्यू होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आप लोगों का कि आप जो भी फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो सही दिए हैं या नहीं, वो ये लोग पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए कितने लोगों को बुलाएंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ये लोग कितने, सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे जो भी फॉर्म में दे रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो ऐसे में ये लोग कहते हैं कि जितनी वैकेंसी है उसके 6 टाइम लोगों को, 1:6, ये रेशो होता है, कभी आपने मैथ में पढ़ा हो, ये जो डबल बिंदु है ना ये इसको रेशो करके बोला जाता है। ठीक है, तो आपको 6 टाइम, मैं आपको बता दूं मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 6 टाइम लोगों को ये बुला रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आगे भेज रहे हैं। मतलब जितने मर्जी लोग जाओ डीवी करवाओ, 6 गुना लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे, मतलब डीवी में जाओगे, डीवी में पास आउट, इन्होंने कहा है कॉल्ड फॉर डीवी। डीवी के लिए 6 टाइम लोगों को बुला लेंगे। ठीक है, और डीवी के तुरंत बाद और कह रहे हैं कमीशन डिसाइड करेगी, फिर वो 3 टाइम्स 3 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू में बुलाएगी। और इस तरीके से चलाएंगे पूरा प्रोसेस। आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू और द कमीशन शैल प्रिपेयर आ सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर एक कमीशन जो है ना आपकी ओपीएससी स्टेट के अंदर उड़ीसा में, ये आप लोगों का एक लिस्ट बनाएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज की। भाई आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्वालिफिकेशन बताया है, मास्टर ग्रेजुएट जो भी आपका पीएचडी या जो भी क्वालिफिकेशन है, वो लोग ये लोग अपने आपके सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन देखेंगे कि आपके सही में कितने मार्क्स आए हैं। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे उनके चांस कंफर्म्ड है कि वो लोग डीवी के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद वो सारे लोग इंटरव्यू में जाएंगे और लगभग 3 टाइम्स लोग इंटरव्यू में बैठेंगे। ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड। ठीक है, अरेंज। ठीक है, एंड द फर्निश द सेम टू द गवर्नमेंट। इन्होंने देखो साफ साफ ये कहा है कि आप लोगों का कोई एग्जाम हम लेंगे नहीं, आप लोगों ने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन ली है उसके बेस पर कमीशन एक लिस्ट बना लेगा कि भाई इस कैंडिडेट को हम लोग बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टॉप के 6 टाइम लोग, जितनी वैकेंसी है उसके 6 गुना लोगों को ही ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। और फिर उसके आगे ये लोग 3 टाइम्स, जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स लोगों में ही आगे भेजेंगे इंटरव्यू में। और इंटरव्यू के तुरंत बाद ये आपका लिस्ट एक अलग से रिजल्ट निकाल देंगे और फिर उसके बाद आपको बता देंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आके अपनी वैकेंसियाँ ले लो। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, और कैंडिडेट को जो है पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए उड़िया लैंग्वेज, और शुड पोजेस जो है उसको उसने जो है पास कर लिया हो अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन को और इक्विवेलेंट को विद उड़िया एज सब्जेक्ट। मतलब उसने जो है उड़ीसा स्टेट का जो उड़िया लैंग्वेज है जो कॉमनली वहाँ पर लोग बोलते हैं उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर कैंडिडेट ने अपने अपर प्राइमरी यानी कि 5वीं क्लास के बाद उसने कभी भी उस सब्जेक्ट को पास कर लिया है, उस लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के तौर पर, तो वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसको याद रखना है कि वो इंडिया सिटीजन हो और इस लैंग्वेज में पास आउट हो। एक कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है जो जो मैरिड है वो एलिजिबल होगा, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा स्पूस के साथ होगा, जीवन साथी के साथ होगा, तो वो ऐसे में एलिजिबल नहीं होगा। ये चीज़ें साफ साफ लिखी है एग्जेम्प्टेड। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें लोगों को ध्यान रखनी है। इन केस अ कैंडिडेट हैज़ एट एनी टाइम बीन डिबार्ड, अगर कैंडिडेट कभी डिबार्ड हुआ है ओपीएससी द्वारा पहले कभी, तो वो भी फॉर्म नहीं भरेगा अगर उसको लाइफ टाइम कर दिया गया। हालांकि उसका स्पेसिफाइड टाइम अगर खत्म हो गया होगा तो वो भर सकता है फॉर्म। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया है डिपार्टमेंट का तो आप फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
डिपार्टमेंट पीरियड तक लोग आप फॉर्म नहीं भर सकते, उस बात का ध्यान रखना। जो लोग करेंटली गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं स्टेट लेवल में या फिर कहीं और बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, मतलब कहना यही है कि जो भी लोग इसमें जो है कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में कहीं भी इस पर सर्वेंट है गवर्नमेंट्स के, यानी गवर्नमेंट्स के विभागों में काम कर रहे हैं, तो आपसे साफ साफ कहूँगा कि भाई आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी पे, लेकिन आप लोगों को एक एनओसी जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब होगा तब आपको दिखाना है कि मैंने एनओसी भर दिया था फॉर्म अप्लाई करते समय, कि मैंने मेरे को मेरे जहाँ मैं काम कर रहा था ना उस विभाग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरी इस वैकेंसी को लेने के लिए। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट लगता है, इसको आप लगा देना। अब इतना याद रखिए भाई, इंडिया का सिटीजन अप्लाई कर सकता है, इन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो जो है उड़ीसा का ही नागरिक हो, ये इन्होंने कहीं नहीं लिखा है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा। हाँ, मेडिकल जरूर होगा आप लोगों का, कि भाई आप कैंडिडेट मेडिकली फिट है या नहीं, उसका भी चेक होगा कि भाई कैंडिडेट मेडिकली फिट है या नहीं। अभी ऐसे लोग भी होंगे भाई जो लोग कह रहे होंगे भाई हमने तो अपना उड़िया लैंग्वेज हमें नहीं आता, ठीक है, हमने उड़िया लैंग्वेज पास आउट नहीं किया, तो भाई आप लोग एलिजिबल नहीं हो। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया देश का कहीं से भी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसने उड़िया लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर स्कूली शिक्षा, यानी कि जब वो स्कूल पढ़ रहा था तब उसने उसको पास कर दिया है, तो वो फॉर्म भर सकता है, मेल फीमेल दोनों ही। ठीक है, और ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकता है, बाकी उसकी क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर वो फुलफिल कर रहा हो तो फॉर्म भर दे, अदरवाइज वो नहीं भर सकता है। ठीक है। हाँ, बाकी एक बार मैं आपको बता दूं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, जैसे कि लिखा है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपको सारी, ऐसा नहीं करना कि आधा फॉर्म भर दिया है गलत जानकारियां दे दी, क्योंकि ये सब रिजेक्शन के कारण हो जाएंगे दोस्तों, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू को बोलते हैं लोग वाइवा वॉइस टेस्ट। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे बुलवा बुलवा कर पूछते हैं भाई इस चीज़ के बारे में बताओ, उसको बताओ, इसको बताओ, ये सब आता है नहीं आता, तो ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर, तो इसका थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना भाई सभी सभी चीज़ें आप लोगों को। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट टू बी अटैच। अब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बैचलर और मास्टर्स की डिग्री सर्टिफिकेट, सेमेस्टर मार्कशीट, इसके अलावा आपने अगर पीएचडी कराया या फिर एनईटी एग्जाम पास किया है उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। प्लस अगर आप राज्य में एससी एसटी या रिजर्वेशन या डिसेबिलिटी में हो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा आप लोगों को फोटो साइन अपलोड करना है। फीस कोई सबमिट जमा होगा नहीं, ऑल इंडिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ देखिए, 10th का मार्कशीट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और मास्टर इन फिलोसॉफी यानी पीएचडी हो गया, ये एनईटी हो गया, कोई भी एक लगता है इन दोनों में से, क्योंकि अभी कैंडिडेट एनईटी पास है तो उसका पीएचडी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। नोट में आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट है, इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये कह रहे हैं 4 रिसेंट फोटोग्राफ आपको लगानी पड़ेंगी, ये लेकर जाएंगे आप लोग। आपके पास उड़िया टेस्ट, उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट जो है ना पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ऑप्शनल वाली बातें हैं, मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। ये जो बी पॉइंट है, जब आप फॉर्म भर रहे हो जो आपका मार्क्स है ना इन द ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, और जो कैंडिडेट जो मेंशन कर रहा है एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम एक्सक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ, ठीक है भाई, इन्होंने एक बात कह दी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बट ओनली ग्रेड मार्क्स शुड अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन प्रोड्यूस द फेलिंग विच देयर एप्लीकेशन आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। वाइल जब आप फॉर्म देखिए, जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आपके जो मार्क्स आए हैं और जो आप अपने मार्क्स को बता रहे हो फॉर्म भरते समय, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी कैंडिडेट जो है हैज़ मैंशन द एक्चुअल मार्क्स, आपको एक्चुअल मार्क्स वहाँ पे बताने हैं वहाँ पर। ठीक है, जो भी आप लोगों के आए हैं, इसमें आपको मार्क्स किस किस चीज़ों के हटाने होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, देखो, ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, आपको 4 रिसेंट फोटोग्राफ लगाने होंगे फॉर्म के अंदर, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट, डिसेबल्ड वाले हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सब तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय लगाओगे, ये तो आपको समझ पहले ही आ गया होगा। लेकिन इसमें एक बात जो लिखी ना, एक्सक्लूडिंग द मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब ये होता है आप लोग कभी कभार अपने 10th 12th और डिग्री कर रहे होते हो तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को सिर्फ इसलिए होते हैं कि भाई उसको वो उसके मार्क्स तभी में उसके मार्क्स का फ़ायदा तभी है जब आप कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे होगे। ठीक है, अन्यथा मतलब अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उन मार्क्स को हटाकर आप लोग मेन मेन सब्जेक्ट के मार्क्स को बताओगे अपने, जब आप फॉर्म भर रहे होगे। ये बात ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स को भी जोड़ रहे हैं और फिर बता रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है जब आप फॉर्म भरोगे। ठीक है।
हाँ, ये कुछ आपके लिए बातें लिखी हैं, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो, ये सारे पॉइंट आपके लिए रहेंगे। किस किस केसेस में आपका फॉर्म कैंसिल होगा वो आप यहाँ से देख लो, कैसे अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं इसका वैसे बता दूंगा आप लोगों को, ओपीएससी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस तो कोई देनी है नहीं, और फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट जरूर निकालना है लोगों, क्योंकि प्रिंट आपसे मांग लेंगे वो, जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और वहाँ अगर आप लोग नहीं दिखा पाए प्रिंट, तो फिर वही बात हो जाएगी कि भाई कैंडिडेट के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने फॉर्म भरा है। ठीक है। फैसिलेशन काउंटर बना दिया गया है यहाँ पर ओपीएससी द्वारा। फैसिलेशन काउंटर मतलब भाई किसी को अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सुबह में 10:30 से उन्होंने दोपहर के 1:30 तक, और फिर दोपहर में फिर शाम के 5 बजे तक उन्होंने एक समय दे दिया है कि जिसपे कैंडिडेट जो है फ़ोन कर ले इन नंबरों पे, और इन नंबरों पे कॉल करके बता दे भाई मेरे को फॉर्म अप्लाई करते में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी, 16 अप्रैल आखिरी है, 16 अप्रैल। ठीक है, ऑनलाइन भरना है सबको फॉर्म। तो ये ओडिशा के जो ओपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं उनके यहाँ पर साइन आ गया। ये ओडिशा स्टेट में कटक जगह है, वहाँ से नोटिस आया है और ये कल ही आया था। तो मैंने कहा कि भाई लोगों के साथ डिस्कस करें, बताएं कि उनकी वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन होगा कैसे कैंडिडेट का। मैंने आपको ऊपर देखा होगा, ऊपर एक बात लिखी थी कि कमीशन आपके जो है ना, आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के ब्याह पर आपका सिलेक्शन करेगी, और डीवी के लिए 6 टाइम लोगों को बुलाएगी। तो वो कैसे सिलेक्शन करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार बता दूं, कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आए हैं उसको मिलेगी 80% वेटेज। मतलब 80% वेटेज नहीं है, 80% से अगर वो ज़्यादा नंबर लाया होगा तो उसको डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे 21। ठीक है। अगर वो कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के समय पर अगर ऊपर लाया तो 60%। देखिए ये इन्होंने टेबल बना दिया, अगर कैंडिडेट के 60% से जो है टू लेस देन 80%, अगर कैंडिडेट के 60 to 80%, मान के चले कैंडिडेट अपना बैचलर कर रहा था, कैंडिडेट अपना बैचलर डिग्री कर रहा था, मान के चलते वो बीएससी कर रहा था। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस या कोई सी भी बैचलर डिग्री कर रहा था, लेकिन जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर रहा है उस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन उसने अपने बैचलर डिग्री में पढ़ी है। ठीक है, और उसके उसके 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं, तो उसको 21 नंबर मिलेंगे। इनके हिसाब से आपका 80 मार्क्स, 80% लाना 21 नंबर के बराबर है। और अगर आप 60 to 80% लाते हो तो 19 नंबर है, और 55% से 60% के बीच में लाए हो तो 16। और अगर आप सिर्फ पास हुए हो तो 10 नंबर आपको ग्रेजुएशन के मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट्स को यहाँ पर मिलेंगे 25 नंबर टोटल। अगर आप अच्छे नंबर लाए हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 25 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो 25 21 कितने हो गए, ये हो गए आप लोगों के 46। और आपने अगर मास्टर ऑफ फिलोसॉफी किया है तो 7 नंबर ये हो जाएंगे, और पीएचडी करा है तो 25 नंबर। इस तरीके से रहेंगे। अभी ऐसे लोग होंगे जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, उनको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ये सारे मिलाकर। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन होगा दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये पूरा मार्क्स का क्राइटेरिया है कि किस तरीके से सिलेक्शन करना है इनको। देखिए इन्होंने साफ बता दिया है, जो आपकी पोस्टें निकाली गई इज लेस देन 1 ईयर देन द। ठीक है, इन्होंने साफ बता दिया भाई मैक्सिमम मार्क्स 25 ही मिलेंगे पीएचडी और मास्टर। देखिए अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमने पीएचडी कर लिया है और हमने मास्टर ऑफ फिलोसॉफी भी करा है ना, अभी दो दो कर लिए इन्होंने। तो ये जो दो दो कर चुके हैं इनको ऐसा नहीं कि अलग से मार्क्स मिल जाएंगे, इनको 25 ही मिलेंगे। किसी ने बोला कि भाई मैंने जेआरएफ दिया है, मैंने एनईटी नहीं दिया, इनमें से कोई एक भी दिया होगा ना, 10 नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई अवार्ड, इन अवार्ड्स कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 3 नंबर वहाँ मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से नंबर मिलेंगे। टोटल आपको 100 में से नंबर देने हैं इनको, 100 में से आपको नंबर देकर ही बताएंगे कि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए आएगा। टोटली इंटरव्यू में 3 टाइम्स लोग ही जाएंगे, सिर्फ 3 टाइम्स लोग वैकेंसी के जाएंगे। कहीं ना कहीं आप समझो कि 1000 लोग ही इस इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और आपको बता रिस्पेक्टिव स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वहाँ पर आपको भेज देंगे, और आपकी वहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। आप पूछोगे कि भाई ये लिस्ट ऑफ अलाइड और रिलेवेंट इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट होते कौन से हैं, अभी लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई एंथ्रोपोलॉजी में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर जो आपको पढ़ाने पड़ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आप लोगों को फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और इस तरीके से रहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पर किस पोस्ट पर रिक्रूट होगे, तो आपको बता दूँ, आप एमएससी केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हो सकते हो, एमएससी इन अप्लाइड केमिस्ट्री, एमएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें तो आप इन सब पे जाओगे। अगर आप कॉमर्स की रिक्रूटमेंट लोगे तो आप लोगों को ये सारे काम करने होंगे, आप अकाउंटिंग पे जा सकते हो, फाइनेंस और इन सारे सब्जेक्ट्स पे आप जा सकते हो। तो ये वो सब्जेक्ट है जिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी।
ठीक है, ये कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये कोर्सेज का नाम है जो उड़ीसा स्टेट में, जो उड़ीसा गवर्नमेंट अपने जो भी स्टेट लेवल पर यूनिवर्सिटी कॉलेज आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं लोगों को, जहाँ के लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं आपको, वो मैंने आपको यहाँ पे सारा बता दिया है। तो ये आपका टोटल रहेगा। तो आपने पूरा नोटिफिकेशन समझ लिया, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, सिर्फ आपको जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उसको सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा। सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी, लेवल 10 करीब करीब 50,000 से तो कन्फर्म्ड, 50,000 से तो ज़्यादा ही है, ये तो आप मान ही लो। ठीक है, तो ये सब रहेगा। बाकी अदर अलाउंस भी हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, बस इतना याद रखे कि उसके पास जो है उड़िया लैंग्वेज उसने उसको आती हो। ठीक है, और उसके पास उसके प्रूफ भी हो, उसने अपना उड़िया लैंग्वेज का सब्जेक्ट के तौर पर उसने कहीं ना कहीं तो उसको पास किया ही हो, तो वो फॉर्म भर सकता है। बस इतनी ही बात है। वैकेंसियों की संख्या 385 है। यही था आप लोगों का, और कोई भी डाउट आपका रह गया हो ज़रूर बताना, और इस जानकारी को ऑल इंडिया और विश्व भर में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक। चलिए, मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।